सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आज जो चेंज तुम्हें देखने को मिल रहा है वो यही है कि आज मैं बैठ के क्लास बना रहा हूँ। और जब मैं बैठ के क्लास बना रहा हूँ तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं खड़े होके क्लास बनाने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि पब्लिक को मुझे प्रीच करना है या पब्लिक को कुछ समझाना है, तो उस हिसाब से आवाज़ जो होती है वो भी थोड़ी ज़ोर हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इमोशंस में आके मैं बहुत सारी बातें बोल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बैठ के इमोशंस नहीं आएंगे, बैठ के ज़्यादा आते हैं, बट बैठ के जो बोलने में एक अपनापन सा लग रहा है वो कुछ डिफरेंट सा ही है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में या इस छोटे से सेशन के अंदर में, मेरे ख्याल से इस बात से हर बच्चा रिलेट कर पाएगा जो भी एनडीए और सीडीएस का पेपर देने जा रहा है 21 अप्रैल को। क्योंकि अब सबको ये तो पता चल गया है, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है, तो सबको ये तो पता चल गया है कि एग्ज़ाम तो अब कैंसिल होने से रहा, तो चाहे प्रिपरेशन जैसी भी हो एग्ज़ाम तो मुझे देना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम से मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। और अभी उसको बहुत सारे प्रेशर्स झेलने पड़ रहे होंगे। जैसे सबसे पहला प्रेशर तो यही होता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा। साथ में ये भी देखना होता है कि तुम्हारे आसपास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव हो सकते हैं, जिनके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कॉल्ड तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे फ्रेंड्स, जो तुम्हारे कलीग्स हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी ये हो जाता है कि तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे पेरेंट्स, ये भी तुमसे बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बच्चा जो है इस समय काफ़ी डर जाता है। डरने का मतलब क्या है कि उसको इस चीज़ का ज़्यादा डर नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कैसा होगा। उसको इस चीज़ का डर रहता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो मैं पूरी दुनिया को क्या बोलने वाला हूँ। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था कि सर इसके बारे में कुछ बताओ। क्योंकि होता क्या है कि हम एग्ज़ाम दे के आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमें ज़रूर पूछेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या हुआ, तो उनको हमें एग्जैक्टली बोलना क्या है, या हमें इन दिनों में लास्ट के 7 डेज़ में ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल भी बना रहे और जब हम एग्ज़ाम दे के आए तो पेपर अच्छा ही हो। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले, अब चूंकि आज मैं कुछ पीछे लिख नहीं रहा हूँ, पैनल में तुम्हें कुछ बैकग्राउंड्स भी दिख रहे होंगे, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हुए मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो जब तुम अपना एडमिट कार्ड ले चुके हो तो अभी तुम्हारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि इन 6 से 7 दिनों के अंदर कोई एक ऐसा दिन तय कर लो जब तुम जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर सामने से देख के आ रहे हो। क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर चुके हैं, करते हैं, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद भी करेंगे, कि उनकी एक आदत होती है कि हम लास्ट दिन जाके एग्ज़ाम सेंटर देख भी लेंगे, टाइमली पहुंच भी जाएंगे और सब कुछ हमारे साथ ठीक ही होने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है। अगर 100% जनता ये सोच के बैठी है तो उसमें से कम 50% जनता ऐसी होती है जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्होंने एग्ज़ाम का सेंटर 1-2 दिन पहले जाके नहीं देखा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक तो तुम्हें एग्ज़ाम देना है, वो एक कम प्रॉब्लम है जो तुम एक नया प्रॉब्लम बनाने वाले हो इस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए, या उसको ढूंढने में ही इतना परेशान हो गए कि तुम्हें एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होने लग गई। तो एग्ज़ाम का सेंटर हमेशा इस वीक में कभी भी जाके एक बार देख आओ सामने से कि यही तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर है। पूरा एड्रेस वेरीफाई कर लो। ये ज़रूर देखो कि वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारे लिए आइडियल जो कम्युनिकेशन मोड होगा, ट्रांसपोर्टेशन मोड होगा, वो क्या होगा। और अगर तुम्हारे घर से बहुत दूर है सेंटर, तो कोशिश करो कि उसी के आसपास अगर कुछ जुगाड़ लगा सको। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा सेंटर बहुत दूर हो जाता है और हमारे कोई रिलेटिव वहाँ निकल आते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो उस रिलेटिव के घर जाके एक दिन पहले ही स्टे करने के बारे में सोच सकते हो। वैसे ही एडवाइजेबल नहीं होता कि लास्ट डे तुम अपने किसी भी फॉर्मेट को चेंज करो, बट अगर वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा दूर होता है तो तुम ये काम कर सकते हो, सो दैट कि तुम्हें लास्ट डे ट्रेवल में टाइम वेस्ट या एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। तो पहला पॉइंट यही है कि एग्ज़ाम सेंटर जरूर देख लेना इस वीक में कभी एक दिन जाके, और डेफिनेटली देख के आना। अब दूसरी बात होती है जिसके लिए एक्चुअली मैंने ये वीडियो अभी बनाना के बारे में सोचा है। शायद मैं 2 दिन के बाद ये बात करूं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ही ये काम कर ले रहा हूं। और वो है कि पेपर को लेने के बाद, मतलब जब पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाता है तो उसके एग्जैक्टली बाद क्या करना है।
कई बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी बार पूछते हैं कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें जिससे कि हमारे अंदर जो है वो पैनिक हम कम हो एग्ज़ाम हॉल में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकें। तो देखो, पेपर हॉल के अंदर में एग्जैक्टली जो तुम्हें करना है पेपर मिलने के बाद वो यही है कि एकदम से पेपर स्टार्ट नहीं करना है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि पेपर मिलते ही अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट कर जाते हो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। पेपर मिलने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि तुम आंख बंद करके भगवान को प्रे करो, पेरेंट्स को याद करो, और अगर तुम अपने टीचर्स को याद करते हो जिनको तुम मानते हो कि हाँ, इन टीचर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दिल से पढ़ाया है, खूब मेहनत की है, हमारे ही जैसे लगे हुए थे शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे पीछे, तो उनको याद करो और फिर अपना पेपर स्टार्ट करो। अब इससे क्या होता है कि जब तुम इस तरह की चीज़ें करते हो तो इन तीनों की ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलती हैं, जो कि तुम्हारे लिए एक प्रोपेलेंट का काम करती है कि जब तुम पेपर स्टार्ट करके उसको बनाना स्टार्ट करते हो तो एक एनर्जी लेवल जो होता है ना वो तुम्हारा बढ़ जाता है। अब पेपर में मैंने ये बात कई बार बोली है कि कभी भी ये सोच के पेपर मत करो कि क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, तभी जाके 120 तक पहुंचूंगा। ऐसे में हमेशा यही होगा कि 30-40 तक पहुंचते पहुंचते ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर तुम फंस भी गए हो तो तुम उसको तब तक सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो जब तक कि वो पूरा सॉल्व ना हो जाए, जबकि एंट्रेंस एग्जाम इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है कि अगर कोई पेपर में टफ क्वेश्चन है तो वो तुमने सॉल्व किया है तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मैं एनडीए की पेपर की बात करूं तो हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और सीडीएस के पेपर की बात करूं तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पेपर में जो तुम्हारे 30 से 40 क्वेश्चन टफ आने वाले हैं एनडीए में और 20 क्वेश्चन कम से कम सीडीएस में, जिसको सो कॉल्ड टफ बोलते हैं, कि तुमने उसको अटेम्प्ट कर लिया है तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और बाकियों को अटेम्प्ट किया है तो कम मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन था। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि वहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती है, वहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में तुम लोग को बताया हुआ है कि पेपर मिलने के बाद एनडीए और सीडीएस दोनों ही ग्रुप के बच्चे 15 मिनट पेपर्स को स्कैन करो। पेपर को स्कैन करने का यहाँ पे ये मतलब होता है कि तुम उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो जिनके बारे में तुम 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चंस तो तुम्हें आते ही आते हैं। और जैसे ही तुमने ये काम किया पहले 15 मिनट में, तो अगले हाफ एन आवर में उन क्वेश्चंस को पहले करो जिसको तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हें आते ही आते हैं, और हाफ एन आवर में उसको खत्म कर दो, सो दैट विद इन 45 मिनट्स तुम्हारे पॉकेट में एनडीए में कम से कम 30 क्वेश्चन और सीडीएस में कम से कम 25 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए तुम बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझे आते थे, मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो पीछे की तरफ थे। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं तो पीछे की तरफ इजी होते हैं, और तुम क्या करते हो कि स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस में फंसे रह गए, टफ क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करते रह गए। अब उनमें से कुछ बने भी लेकिन वो कुछ बहुत ही कुछ थे, और बाद में जब पेपर हॉल से बाहर निकले और पेपर को एक बार दोबारा स्कैन किया तो तुमने पाया कि यार ये पीछे की तरफ क्वेश्चन तो मुझे आते थे, ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी कि हार्ड क्वेश्चन में ही लगा रहा। तो पेपर को स्कैन करके क्वेश्चंस को जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एक एज मिलता है। अब 45 मिनट्स में जब ये काम खत्म हो जाता है तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि तुमने पेपर के 25-30 क्वेश्चन जिसके लिए तुम 100% श्योर थे उसको तुमने कर लिया है। अब तुम उन क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हो जिसके लिए तुम श्योर तो नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर मैं इसको ट्राई करूंगा तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एनडीए के पेपर में ऐसे 90 क्वेश्चंस हैं जिनको तुम्हें अभी ट्राई करना बाकी है, एंड आई एम श्योर कि उनमें से 50% क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। भले ही उसमें से 4-5 बाद में गलत तुम्हें मिले, लेकिन वो तुम कर तो लोगे। बाकी 40-45 की मैं बात कर ही नहीं रहा। और ठीक उसी तरह से सीडीएस के बच्चों के लिए अगर उन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है 45 मिनट्स के अंदर, तो अगला 1 घंटे के अंदर अगर वो 75 क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो उसका 50% कर लो, तो 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि तुम डेफिनेटली कर लोगे। बाकी अगेन 40 की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। तो जब तुम इस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली जब एनडीए का बच्चा एग्जाम देके बाहर निकलेगा तो वो बोलेगा कि मैंने 60 अबव या 70 क्वेश्चंस तक कोशिश की है और पूरा किया भी है। और एनडीए का बच्चा को छोड़ के सीडीएस का बच्चा ये बोलेगा कि मैंने 50 to 60 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली किए हैं और मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने उतना जरूर किया है जितना मुझे पेपर में आता था।
और अब मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। बाहर आने के बाद मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि यार मेरे से क्वेश्चन बन सकते थे बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैंने देखा नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब तुम पेपर देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब तुम खड़े रहे होते हो ना, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन में घुस जाते हैं कि इस बार का पेपर ऐसा आएगा, इस बार का पेपर वैसा आएगा, इस बार तो ये नहीं पूछेगा, इस बार तो वो नहीं पूछेगा। कुछ बच्चे ये बातें कर रहे होते हैं वहाँ पे। अब ये बच्चे कौन से होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें गप होती है। वो फेंक रहे होते हैं, एक लिटरली जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो फेंक रहे होते हैं, उन्हें पता कुछ भी नहीं होता है। बस वो ये सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके वो अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ कर लेंगे, और अगर कुछ नेगेटिव बातें करेंगे तो बच्चे नेगेटिव बातें सुन के पहले ही डर जाएंगे, और वो एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस वैसे ही खराब हो जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर खड़े होके ये कभी भी मत करना कि तुम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनसे डिस्कस कर रहे हो कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता होती कि पेपर कैसा आने वाला है। एंड इवन एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भी इमीडिएटली पेपर की डिस्कशन करना मत शुरू करो, क्योंकि देखो तुम पेपर दे चुके हो, तुमने आंसर टिक कर लिया है, तुम्हें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे वेबसाइट में मिल ही जाएगा। तुम सॉल्यूशन देख सकते हो, आंसर की मैच कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें वहाँ खड़े होकर अपने फ्रेंड से डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम उल्टा डिमोटिवेट ही हो जाओगे। मान लो तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है और तुम्हारे फ्रेंड का उतना अच्छा नहीं हुआ है, उसने तुमको बोल दिया कि अबे तेरा तो ये गलत हो गया, मैंने तो ये किया है। तो हाउ कैन यू बी श्योर? जब तक कि तुम्हारा टीचर तुम्हें ये ना बताए कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत है, तो अपने फ्रेंड से क्यों पूछ रहे हो? तो पेपर हॉल में घुसने से पहले और पेपर हॉल से निकलने के बाद ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम वहां पे अपना टाइम वेस्ट करो किसी और बच्चे के साथ। घर आओ, वापस आओ, रिलैक्स। और मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी ये बात कहना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इन आखिरी के 6-7 दिनों में आप अपने बच्चे पे प्रेशर और मत क्रिएट करो, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी प्रेशर के साथ ही है और वो मेहनत भी कर रहा है। इसमें आपका ये बोलना, उसको बार बार टॉन्टिंग करना, जो कि आई एम नो कि बहुत सारे सेंसिबल पेरेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो ऐसा नहीं करते होंगे, बट स्टिल देयर आर सम पीपल, सम पेरेंट्स में भी होते होंगे शायद, जो कि वो बच्चे को हर बार ये बोलते रहते हैं कि यार तूने पढ़ाई की या नहीं की, मैंने तेरे ऊपर इतने पैसे लगा दिए, अब क्या होगा अगर तूने नहीं की है, तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह की नेगेटिव बातें करके आप अपने बच्चे को और ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देते हो। तो ये बातें मत करो, तुम उनको समझाओ, आप उनको समझाओ कि यार अच्छे से पढ़ाई कर और अपना बेस्ट दे के आना। और अगर तू अपना बेस्ट दे आता है तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़े पैसे खर्च हो गए कोई बात नहीं। तो इस तरह की बातों से उसका जो मनोबल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी बूस्टअप होगा और वो अपना परफॉर्मेंस इस एनर्जी के साथ और अच्छा कर सकता है पेपर हॉल में। और पेपर दे के जब वो बच्चा आ जाए तो तब भी उससे ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए आप, क्योंकि अगर आप उसको बार बार तंग करते रहोगे, ये पूछते रहोगे कि तूने कितने किए, तेरा हो जाएगा ना, अब बता मुझे कितने क्वेश्चंस तूने अटेम्प्ट किए हैं, तो इससे बच्चा और घबरा जाता है। पेपर देके वो आ गया, अब उसको आप रिलैक्स करके छोड़ दो, क्योंकि अगर उसका अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट तो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मिल ही जाएगा, और अगर बुरा हुआ है तो आप उसको और डिमोटिवेट कर दोगे ताकि वो फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही ना कर सके। तो दोनों ही केस में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के सपोर्ट में रहे, वो उसको अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट ना करे एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी। और बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन दिनों में अपने आप को मेंटली बिल्कुल पॉजिटिव रखे, कोई अनाप शनाप बातें नहीं सुननी है किसी की भी, क्योंकि किसी भी टीचर को, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, ये बात उसको नहीं पता है, चाहे वो जितना भी बोल दे कि इजी आएगा, एवरेज आएगा। क्योंकि मैं इन दिनों में काफ़ी देख रहा था, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस आते हैं जिसमें हर टीचर ये बोलते रहता है कि इस बार का पेपर इजी आने वाला है, कुछ टीचर्स बोलते हैं एवरेज आने वाला है, कुछ टीचर्स बोलते हैं एवव एवरेज और एवरेज के बीच का आने वाला है। अरे भैया, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो ये सारी चीज़ें? किसने बताया आपको? यूपीएससी ने कॉल करके बताया कि पेपर किस तरह से आएगा? ये वो टीचर्स क्यों करते हैं, ये मुझे खुद नहीं समझ में आया आज तक। अब मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता कि पेपर्स कैसे आएंगे। पेपर्स जो भी आएगा, इतना श्योर है कि जो बच्चे ने पढ़ाई की है और मेहनत की है वो बच्चा अच्छा करेगा ही करेगा। और उसके लिए कोई टफ नहीं है, कोई इजी नहीं है, कोई एवरेज नहीं है, कोई एवव एवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने अपने क्लास नोट्स मेंटेन किए हैं, जिसने फॉर्मूला की रिवीजन की है, जिसने पीवाईक्यूज किए हैं, तो उसके लिए हर पेपर एक मॉडरेट पेपर ही होगा और वो उस पेपर को अच्छा ही करेगा। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, क्योंकि हम होते ही नहीं है कोई ये बताने वाले। हम टीचर्स को खुद नहीं पता होता पेपर कैसे आएगा। हम तो पुराने पेपर को देख के एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि हो सकता है इस बार ऐसा है, लेकिन बच्चे इस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं।
बच्चों को लगता है कि जो टीचर कह रहा है पेपर से रिलेटेड कि इजी आएगा तो इजी ही आएगा। अब वो दूसरी जगह जाता है, वहां सुनता है कि टीचर बोल रहा है कि पेपर एवरेज आएगा, तो फिर वो घबरा जाता है, बोलता है ये टीचर ने तो इजी बोला था, अब ये टीचर एवरेज क्यों बोल रहा है, इसका मतलब है कि पता नहीं टफ ही आ जाए। तो कुछ भी ऐसी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी टीचर को मैं ये एडवाइस करूंगा कि कोई भी ऐसी बातें मत करो। आपको किसी ने बताया है क्या? आपको किसने बताया कि पेपर किस तरह से आएगा? अगर आपको नहीं पता है तो आप हाफ नॉलेज क्यों दे रहे हो बच्चों को? आप बच्चों के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उसको मोटिवेट करो। आप अपना एक दो मोटिवेशनल वीडियो बना दो, उसमें उसको ये बता दो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसके डाउट को सॉल्व करो ना। अब इस तरह की बातों में क्यों डाल देते हो उसको कि पेपर इजी आएगा टफ आएगा? इस तरह की जनरलाइजेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो ये कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं सोच रहा था कि कुछ बता सकूं। एंड ऑब्वियसली इन वीडियोस को देख के आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो अगर आपका मन हो। अगर आप लगता है कि इन बातों से कुछ फायदा तुम्हें हो रहा है तो तुम अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर सकते हो। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि इन 6-7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार ये बात बोली है अलग अलग जगह में, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आज भी देख रहा था काफ़ी सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में बीमार हुए पड़े हैं। अब उनके सोने उठने खाने पीने का टाइमिंग उन्होंने कभी सही रखा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बीमार पड़ेंगे। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन 6-7 दिनों में अपना बॉडी क्लॉक सेट करो। रात में लेट सोने की आदत बिल्कुल बंद करो। ये मैं 50वीं बार बोल रहा हूँ ये बात, मैं भी बोर हो गया ये बात बोल बोल के। रात में लेट नाइट पढ़ाई नहीं करनी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और क्या तुम खाते हो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ तन मिलता है तुम्हें पौष्टिक खाने से। जंक फूड्स को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, मैंगो शेक्स, कोई भी शेक्स, आइसक्रीम, इन दिनों में ठंडा पानी, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो अवॉइड करो। मौसम का हाल तुम देख ही सकते हो, ये टर्निंग मौसम है, यहाँ पे मौसम बदल रहा है, तो ये बीमारियों का सीज़न होता है। इस समय तुम जितना लाइट खाओगे और जितना फ्रूट्स पे फोकस करोगे उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पेपर देना है ठीक 7 दिन के बाद। तो आई होप इन सब बातों से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा तुम सबको जो भी इन वीडियोस को देख रहा है। तो डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि इसको शेयर करना है, इस पर कमेंट करना, अब ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो दिल से पढ़ाई कर रहा है वो इन दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखे, और जब वो पेपर दे के बाहर निकले तो वो ये सोचे कि हाँ, इन सब बातों से मुझे फर्क पड़ा और मेरी मेहनत रंग लाई। तो इतना ही कहना चाहूँगा। टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखो और पेपर के लिए पॉजिटिव होके पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं। अगर कुछ और मेरे दिमाग में आया तो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग इट टू यू। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।